फिर से स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड उस दिन हम पढ़ रहे थे साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस। साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस का फ्रेंड लेक्चर 3 हो चुका है, लेक्चर 3 हमारा हो चुका है। अगर किसी ने लेक्चर 3 नहीं देखा तो लेक्चर 4 में भी, मतलब ये लेक्चर 4 है हमारा, तो आपको लेक्चर 4 में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। उस दिन हम पढ़ रहे थे फ्रेंड साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस, लेक्चर 3 हो गया, ठीक है। लेक्चर 3 हो गया। उस दिन आपको बताया था कि हम अब मतलब अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे। अगले दिन फ्रेंड हम पढ़ेंगे जीरंड। जीरंड से देखिए सिंपल सेंटेंस कैसे बना जाता है ये देखते हैं। देखिए जीरंड, हाँ फ्रेंड देखिए लेक्चर 4 साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस वही है। अभी साइंथेसिस चल रहा है, लेक्चर 4 है। देखिए रूल नंबर 4, लेक्चर 4 का रूल नंबर 4 देखिए। जीरंड या नाउन, जीरंड या नाउन ये ऑब्ली का चिन्ह है, जो चिन्ह होता है इसे ऑब्ली बोलते हैं। जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना, मतलब जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना, ये हमारी हेडिंग है। देखिए अब यहाँ से देखिए, जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना चाहिए। जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना चाहिए। और हिंदी में इसका अर्थ ना नीने होता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्या आता है फ्रेंड, ना नीने। हिंदी में जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ आएगा फ्रेंड ना नीने, ठीक है। जब फ्रेंड आपको हम बताए थे रूल नंबर 2, उसमें क्या था, उसमें भी हिंदी में उसका अर्थ निकालने पर नानी ने आता है। जब इन्फिनेटिव का प्रयोग बताए थे, इन्फिनेटिव टू टीओ का प्रयोग, इन्फिनेटिव टू टीओ का प्रयोग जब बताए थे, उसका भी हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी ने आता है, लेकिन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। फिर से सुनिएगा, वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। अगर आप फ्रेंड वीडियो स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। देखिए जीरंड में बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना चाहिए। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर नानी ने आता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्या आता है, नानी ने। देखिए सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन, सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। देखिए फॉर मिस होता है के लिए, फॉर मिस होता है फ्रेंड के लिए। बेसाइड्स इसके मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। इंस्पाइट ऑफ मिस होता है के बावजूद। बिफोर मिस होता है फ्रेंड पहले। आफ्टर मिस बाद में। विदाउट मिस के बिना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसको किया नहीं, इसको अभी बोर्ड पे करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यू हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता। तुमने मेरी सहायता की, मैं फेल हो जाता। कुछ बन रहा सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, आप इसमें से बताइए इसको किससे जोड़ेंगे। पहले तुमने मेरी सहायता की के लिए मैं फेल हो जाता, नहीं बना, नहीं मजा आया। बेसाइड, तुमने मेरी सहायता की के अलावा मैं फेल हो जाता, इसमें भी नहीं मजा आया। के बावजूद, देखिए इंस्पाइट ऑफ, तुमने मेरी सहायता की के बावजूद मैं फेल हो जाता, या मैं फेल हो जाता के बावजूद तुमने मेरी सहायता की, नहीं मजा आया। देखिए आगे पीछे दोनों से बन सकता है, इसमें आप घबराइएगा नहीं। मतलब इसको हम उठा के यहाँ लिख सकते हैं, फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, या इसको उठा के यहाँ लिख सकते हैं, फिर प्रीपोजिशन। देखिए अगर इसको उठा के हम यहाँ लिखेंगे तो प्रीपोजिशन का प्रयोग बीच में करेंगे, फिर इसके बाद इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, मतलब प्रीपोजिशन के बाद इसको लिखेंगे। अगर स्टार्ट हम सेकेंड वाक्य से करेंगे तो देखिए, अब देखिए बाद में क्या है, यू हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता की, बाद में मैं फेल हो जाता, नहीं मजा आया। अब देखिए विदाउट बचा, विदाउट देखिए इससे बनता है आई वुड हैव फेल्ड। पहले ये देखिए, पहले यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की के बिना मैं फेल हो जाता, नहीं मजा आया। मतलब इधर से वाक्य नहीं बनेगा। ये क्लियर हो गया कि वाक्य हमारा आरएचएस से नहीं बनेगा। ये हमारा होता है, सॉरी ये हमारा होता है एलएचएस, ये हमारा होता है आरएचएस। मतलब मैथ में आप पढ़े होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये हमारा फ्रेंड लेफ्ट हैंड साइड से नहीं बनेगा। अब देखिए राइट हैंड साइड से देखिए बनता है कि नहीं। देखिए आरएचएस से देखिए, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता। विदाउट, मैं फेल हो जाता के बिना योर हेल्प, मतलब मैं तुम्हारे सहायता के बिना फेल हो जाता। बन गया कि नहीं, मैं तुम्हारे सहायता के बिना फेल हो जाता, तो ये फ्रेंड बनेगा। देखिए इसका क्या बनेगा, देखिए सिंपल सेंटेंस देखिए, आई वुड हैव फेल्ड,
आई वुड हैव फेल्ड विदाउट विदाउट योर हेल्प योर हेल्प। देखिए आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, ये हेल्प है, ठीक है, योर हेल्प मतलब मैं फेल हो जाता, तुम्हारे सहायता के बिना मैं फेल हो जाता। अगर तुमने मेरी सहायता ना की होती परीक्षा में तो मैं परीक्षा में, सॉरी नहीं है बता रहे हैं ऐसे, अगर तुमने मेरी सहायता परीक्षा में ना की होती तो मैं फेल हो जाता। इसीलिए ये विदाउट से वाक्य हमारा ये बनेगा, विदाउट से, के बिना से, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, इसके लिए आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर ये सेंटेंस आ गया, इसको आप कर दिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए इसको देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ही गैव मी फूड, ही गैव मी फूड, उसने मुझे भोजन दिया, ही गैव मी फूड, उसने मुझे भोजन दिया। ही आल्सो हेल्प्ड मी, और उसने मेरी सहायता भी की, मतलब उसने मुझे भोजन देने के अतिरिक्त, भोजन देने के अलावा क्या है, बेसाइड है, मिल गया ना। उसने मेरी भोजन देने के अलावा या के अतिरिक्त सहायता भी की। देखिए तो ये वाक्य बेसाइड से बनेगा। देखिए बेसाइड्स, बेसाइड्स ये गिविंग होगा। अब कहेंगे सर गिविंग क्यों होगा, रुको सर हम लिख लेते हैं तो आपको बताते हैं गिविंग क्यों होगा। देखिए गिविंग इसलिए होगा क्योंकि ये वाक्य हमारा जीरण से बनेगा, और जीरण में क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, सदा सत्य वाली, मतलब वर्ब के फॉर्म में हमारा जो रूल है ये सदा सत्य वाली बात कर रहा है, ये रूल है हमारा, ये सत्यता यहाँ जाहिर कर रहा कि जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना चाहिए, या क्लियर है। तो जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना चाहिए, इसीलिए बिसाइड्स गिविंग मी फूड, बिसाइड्स गिविंग मी फूड। अब देखिए ही हेल्प्ड मी, अब बोलेंगे सर देखिए रुकिए तो बताएं अभी, ये जैसे फुल स्टॉप है इसको हम कॉमा में चेंज कर दिए, ही हेल्प मी। देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स गिविंग मी फूड, मुझे भोजन देने के अतिरिक्त मेरी सहायता की। तो यार आप बोलेंगे सर आल्सो क्यों काट दिए, भैया आल्सो इसलिए काट दिए, ही गैव मी फूड, उसने मुझे भोजन दिया, ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की। जब यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग हो गया तो यहाँ आल्सो का प्रयोग कट जाएगा। जब यहाँ बिसाइड का प्रयोग आप कर दिए तो यहाँ आल्सो का यूज कट जाएगा, यहाँ आल्सो हट जाएगा। देखिए वाक्य हमारा बन रहा कि नहीं, बैठ रहा कि नहीं। देखिए उसने मुझे भोजन देने के अतिरिक्त मेरी सहायता की, मतलब उसने मुझे भोजन भी दिया और मेरी सहायता भी की। तो ये वाक्य हो गया उसने मुझे भोजन देने के अतिरिक्त मेरी सहायता भी की, ठीक है। तो आइए मिलते हैं फ्रेंड रूल नंबर 5 में। हाँ फ्रेंड आइए देखते हैं, मिलते हैं रूल नंबर 5 में। देखिए हाँ सरकार, देखिए रूल नंबर 5 है कहता है, रूल नंबर 5 हमारा ये रूल नंबर 5 है सरकार क्या कहता है। देखिए नाउन या फ्रेज इसे हम बोलते हैं ऑब्लिक का चिन्ह, ये क्या होता है, ये ऑब्लिक का चिन्ह होता है। आपको बताए थे जैसे दो चीज के बीच में ऐसे तिरछी लाइन होगी उसे हम ऑब्लिक बोलेंगे, या इसका हिंदी में होता है या, मतलब या ओ, मतलब नाउन या फ्रेज, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, मतलब नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए अपोजिशन का अर्थ है, अपोजिशन का अर्थ क्या, देखिए अपोजिशन का अर्थ है ए एडिशन ऑफ वन वर्ड, मतलब एक शब्द को जोड़ना, एडिशन ऑफ वन वर्ड, और अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब अक्षरों के समूह को जोड़ना, मतलब एक तो पहले एक अक्षर को जोड़ना और फिर अक्षरों के समूह को जोड़ना, अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन, और उसकी व्याख्या करना। देखिए एक तो पहले एक वाक्य को जोड़ना, मतलब एक शब्द को जोड़ना, फिर उसके बाद उसके समूह को जोड़ना, फिर उसकी व्याख्या करना। और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन या संज्ञा के बगल रखा जाता है। फिर से देखिएगा, नाउन अपोजिशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन, मतलब एक शब्द को जोड़ना, फिर मतलब उस शब्द के समूह को जोड़ना और उसकी व्याख्या करना। और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस संज्ञा के बगल रखा जाता है, उस संज्ञा के क्या किया जाता है, उस संज्ञा के सरकार बगल रखा जाता है। नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है, नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है, ठीक है। उसे 2 कॉमास के मध्य रखते हैं, कॉमास का हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड अल्प विराम, जान लीजिएगा, जानना जरूरी है, जिसको पता होगा कमेंट करके बताना।
अल्प विराम। कॉमास का हिंदी में अर्थ होता है फ्रेंड अल्प विराम। कॉमास का हिंदी में अर्थ क्या होता है? अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। देखिए, तो खैर हम हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, सुरेश इज अ टीचर। सुरेश इज अ टीचर। सुरेश एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल। वह सज्जन है, वह बहुत सज्जन है। सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। देखिए, पहला तो हमारा एक नाउन हो गया सुरेश, तो हाँ सरकार एक नाउन लिख के कॉमा कर दिए। ठीक है, फिर ए टीचर दूसरा नाउन हो गया, तो ए टीचर लिख के कॉमा कर दिए। ठीक है, फिर अब बोलेंगे कि सर ही क्यों काट दिया है? भैया ही सुरेशी के लिए तो ही का प्रयोग हुआ था। इस सुरेशी के लिए तो ही का प्रयोग हुआ था ना। ही का प्रयोग, ये ही का प्रयोग किसके लिए हुआ था? इस सुरेशी के लिए तो हुआ था। तो यहाँ हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यार आप जानते हैं कि ये ही जो है ये हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ही सी इट दे होता है। तो ही किसके लिए प्रयोग होता है? ही मेल के लिए प्रयोग होता है। तो मेल हमारा सुरेश ही सुरेशी के लिए प्रयोग हुआ था ना, तो इसीलिए हम यहाँ ही का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सुरेश कॉमा ए टीचर कॉमा इज वेरी जेंटल। इज वेरी जेंटल, ये सिंपल हमारा सिंपल सेंटेंस ये बनकर तैयार हो गया। अब देखिए, यहाँ टीचर एक संज्ञा है, इसकी अगर व्याख्या करेंगे तो हम देखिए, यहाँ टीचर एक नाउन है। ठीक है, सुरेश भी एक नाउन है। टीचर एक नाउन है और क्या है? सुरेश भी एक नाउन है। ठीक है, जो यहाँ टीचर है वो सुरेश की व्याख्या कर रहा है। मतलब जो टीचर है वो सुरेश की व्याख्या कर रहा है कि जो सुरेश है वो एक अध्यापक है। ठीक है, जो सुरेश है वो अध्यापक है, इसलिए यहाँ टीचर सुरेश अपोजिशन में है। मतलब टीचर और सुरेश अपोजिशन में है। ठीक है, देखिए, टाइगर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टाइगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। ठीक है, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। तो देखिए, पहले तो हमारा सरकार टाइगोर हो गया। टाइगोर लिख के पहले हम टाइगोर लिख के हम कॉमा लगा दिए। देखिए, यहाँ सिंपल बोला है कि जो नाउन या फ्रेज कॉमा अपोजिशन में रहता है उसे दो कॉमास के मध्य रखते हैं। तो भैया एक कॉमा ये हमारा हो गया, एक कॉमा ये हो गया। ठीक है, दो कॉमास के मध्य रखेंगे। देखिए, यहाँ पे भी एक कॉमा ये हो गया और एक कॉमास हमारा ये हो गया। दो कॉमास के मध्य है कि नहीं? देखिए, इसका काम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इसका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टाइगोर कॉमा फिर द ऑथर ऑफ इंडिया, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। हाँ सरकार, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप होता है ना, तो फुल स्टॉप के हम किस में चेंज करेंगे? कॉमा में। और हमारा रूल भी कहता है कि हम उसे दो कॉमास के मध्य रखते हैं। ठीक है, तो हाँ सिंपल ये। तो फिर आप अब बोलेंगे कि ही फिर यहाँ कट गया। भैया ही यहाँ टाइगोरी के लिए तो प्रयोग हुआ था। टाइगोर मेल थे। टाइगोर क्या थे? मेल थे। और ये सुरेश मेल के लिए प्रयोग होता है। सुरेश मेल के लिए प्रयोग होता है। सुरेश मेल है तो मेल के लिए ही का प्रयोग होगा ना। और टाइगोर जो है ये भी मेल थे, तो इसीलिए यहाँ ही का प्रयोग हुआ था टाइगोर के लिए दूसरे वाक्य में फुल स्टॉप के बाद। लेकिन जब अब सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो इसको यार ये ऐड करेंगे ना, हम इसको ऐड करेंगे। जब देखिए यहाँ सेंटेंस अलग अलग थे तो इसीलिए आगे टाइगोर जी की बात हो रही थी तो टाइगोर जी का नाम ना लिख के वहाँ ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये दोनों सेंटेंस जुड़ गया तो फिर एक सेंटेंस हो गया ना। एक सेंटेंस हो गया तो यहाँ टाइगोर तो है ही खुद सब्जेक्ट बन के। यहाँ ही की क्या जरूरत है? देखिए, टाइगोर कॉमा द ऑथर ऑफ द गीतांजलि कॉमा वाज ए ग्रेट पोएट। और यहाँ जो है, यहाँ टाइगोर है, यहाँ द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, यहाँ एक संज्ञा है। टाइगोर भी एक संज्ञा है। तो मतलब दोनों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। दोनों की व्याख्या कर रहे हैं। जहाँ द ऑथर ऑफ द गीतांजलि और टाइगोर दोनों अपोजिशन में है। दोनों क्या है? अपोजिशन में है। तो फ्रेंड, तो हाँ सरकार, तो हाँ दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नए एनर्जी के साथ। तो आपका रूल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। मतलब सॉरी, लेक्चर नंबर 4 और रूल नंबर 5 दोनों कंप्लीट हो गया साइंथिसिस का। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9511070573, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।